हो सकता है मेलोडी चॉकलेट दे के बोलते हो कि मैडम थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए भारत में, क्या मालूम, हम क्या देखने जाते हैं क्या हमको क्या मालूम भाई कि जब तक भक्त है तब तक मोदी जी है विपक्ष को विधवा विलाप से फुर्सत ही नहीं, खाली चूड़ी तोड़ते रहते हैं, मोदी जी ईवीएम, मोदी जी ईवीएम। मैंने भी टीएमसी गुंडों से मार खाया है, सीपीएम को जनता ने उखाड़ के फेंका, कांग्रेस को फेंका, टीएमसी को फेंका। तो ये बीजेपी को सबक हासिल करने की जरूरत है। यहाँ के लोग हिंसा पसंद नहीं करते हैं। क्या मालूम कल को अभिषेक बनर्जी सीएम बन जाए तब क्या करेगा, जज ये डिसाइड करेगा ये मुजरिम है कि नहीं है। और याद रखिए सरकार बदलने में टाइम नहीं लगेगा, आपको डरना चाहिए। अभिषेक बनर्जी बोलेंगे मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, वैसी जी बोलिए तो वैसी जी उनका मुकदमा में लड़ लेंगे। और कुछ बहुत चिल्ला नहीं, आप तो अभी बोले असद सब कुछ नहीं बोले, तो आप क्या बोले अभी, असद सब कुछ नहीं बोला, बोले ना भाई। हमारी विचारधारा है संविधान संविधान संविधान। इजराइल जो हथियार देता है वो हमारे देश के लोग बना सकते हैं, सरकार जबरदस्ती खरीद रही है। तो ईरान के साथ खड़ा होना देशभक्ति का प्रमाण है। मोदी जी को हम कितना भी क्रिटिसाइज कर ले, लेकिन एक ब्रांड है बॉस, राहुल गांधी कभी मुस्लिम वोट से नहीं जीत सकता है। नफीस अंसारी है, तृणमूल माफ कीजिएगा एमआईएम से जुड़े हुए हैं और लगातार टीवी पर जो है एमआईएम का पक्ष रखते। असद साहब ने अभी तक अभिषेक बनर्जी के साथ जो कुछ घटनाक्रम हुआ उस पर कुछ बयान नहीं दिया। असद साहब तो बीजेपी पर भी जब हमला होता था तो बयान देते थे, मगर अभिषेक बनर्जी सांसद है, जनरल सेक्रेटरी है, सेकंड मैन है पश्चिम बंगाल में विरोधी दल में, कोई उनके ऊपर कोई बयान नहीं आया असद साहब का। देखिए मुद्दा ये नहीं कि असद साहब ने क्या बोला क्या नहीं बोला, मुद्दा ये है कि इतना बड़ा कांड हुआ कैसे। जहाँ तक अभिषेक बनर्जी जी की बात है, मैं खुद एमआईएम कोलकाता प्रेसिडेंट होने के नाते मैंने उस पर रिट्वीट करते हुए पश्चिम बंगाल के पुलिस और शुभेंदु अधिकारी जैसे काइंडली रिक्वेस्ट किया कि आप जब आप सरकार में नहीं थे, आप विपक्ष में थे, जब आपके पास 70-77 एमएलए थे, तो आपका ये दावा था कि टीएमसी सरकार में गुंडागर्दी चल रहा है, पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा है। अब आप जब सरकार में आकर के वही काम कीजिएगा तो फिर आपको डरना चाहिए। सरकार अगर गुंडागर्दी के लिए खत्म करने के लिए टीएमसी को उखाड़ के फेंक सकती है तो फिर वो बीजेपी को भी उखाड़ के फेंक सकती है। तो हालात और सिचुएशन एक जैसा नहीं रहता है। अब देखिए जब तृणमूल कांग्रेस का सरकार था वाकई में लोग परेशान थे, मैंने भी टीएमसी गुंडों से मार खाया है, वीडियो ऑनलाइन प्रूफ भी है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर जनता किसी चीज से पक जाती है ना, जनता को ऐसा लगता है कि नहीं अब बहुत हो गया है, तो फिर 15 साल हो 10 साल हो जो 25 साल हो उसको उखाड़ के फेंक देती है। सीपीएम को जनता ने उखाड़ के फेंका, कांग्रेस को फेंका, टीएमसी को फेंका। तो ये बीजेपी को सबक हासिल करने की जरूरत है। ये बंगाल है, ये यूपी, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश नहीं है जहाँ के लोग हिंसा पसंद नहीं करते हैं। तो जिन लोगों ने भी हमला किया है मैं उनसे पूछ रहा हूँ, देखिए आज बीजेपी की सरकार है, अब आपको लग रहा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो बंगाल कल भी संविधान से चलता था, आज भी तो संविधान से चलेगा ना। आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, देखिए बात को समझिए। जो टीएमसी के लोग गुंडागर्दी करते थे, जब टीएमसी हार गए, चुन चुन कर मारा गया ना भाई उनको। कितना पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, 4 से 5 लोगों की मौत हो गई, उसी का बात कर रहा हूं मैं। अरे भाई जब टीएमसी की सरकार थी और दूसरे पार्टी के लोग मार खा रहे थे, चाहे वो सीपीएम के हो, कांग्रेस के हो, एमआईएम के हो, तो इनके मुंह में तो ताला लगा हुआ था। तो गलती तो थी इनकी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं जिसके साथ गलत हुआ है और आपको लगता है कि अभिषेक बनर्जी ने आपके साथ गलत किया, तो भाई पुलिस स्टेशन खुला है, आप थाना जाइए, रिपोर्ट दर्ज करवाइए, एफआईआर करवाइए, सजा देने का काम कोर्ट का, आपका तो नहीं ना। देखिए लोकतंत्र और भीड़ तंत्र में फर्क है। भीड़ तंत्र क्या है, सब मिलकर डिसाइड करते हैं मारो इसको, सब मिलकर मारते हैं, फिर बाद में रीजन देते हैं वो बलात्कारी था, चोर था, फलाना फलाना, लिंचिंग, इसको बोलते हैं भीड़ तंत्र। जो देश भीड़ तंत्र से चलता है उस देश को बोलते हैं म्यांमार, उस देश को बोलते हैं पाकिस्तान, उस देश को बोलते हैं बांग्लादेश। वहां कोई कानून व्यवस्था नहीं है, जो जिसको चाहता मार देता है। ये हमारा देश भारत देश एक महान देश है, ये चलता है लोकतंत्र से। लोकतंत्र क्या, यहाँ बोलने की आजादी, यहाँ पर जुडिशरी का एक सिस्टम है, पुलिस स्टेशन का एक सिस्टम है। आप कंप्लेन कीजिए, थाना पुलिस करके जज सजा देगी, जज ये डिसाइड करेगा ये मुजरिम है कि नहीं है। आप लोग जो लोग पिल गए हैं अभिषेक बनर्जी के ऊपर, हम इसकी निंदा करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और याद रखिए सरकार बदलने में टाइम नहीं लगेगा, आपको डरना चाहिए। आज बीजेपी सत्ता में, क्या मालूम 5 साल बाद ना हो, 10 साल बाद ना हो, क्या मालूम कल को अभिषेक बनर्जी सीएम बन जाए तब क्या करेगा। कोई कभी भी सीएम बन सकता है ना भाई। अगर चाय वाला पीएम बन सकता है तो अभिषेक बनर्जी भी सीएम बन सकता है, कभी कोई मुसलमान सीएम बन सकता है, पीएम बन सकता है। मैं देखिए भले एमआईएम पार्टी का हूं, और हमारी विचारधारा है संविधान संविधान संविधान। देश में किसी की भी सरकार रहे, संविधान कमजोर नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र कमजोर नहीं होना चाहिए। तो कल्याण बनर्जी पर हमला हो या अभिषेक बनर्जी पर हमला हो, यह निंदनीय है। इस पर जांच बैठा के जिन लोगों ने अंडे मारा, इवन पत्थर मारा, उन पर जांच होनी चाहिए। जहां तक ओवैसी साहब की बात है, मैं एक मुद्दा आपको बताता हूं। जैसा अभिषेक बनर्जी एक सांसद है, एहसान जाफरी का नाम सुना आपने? सुना? जकिया जाफरी उनके वाइफ थी। एहसान जाफरी साहब जो पूर्व सांसद थे, गुजरात जब दंगा हो रहा था उस वक्त वो घर के अंदर थे, मोहल्ले के कई लोग उनके घर में शरण लिए कि भाई हमें बचा लो।
उनको तो इस तरीके से मारा गया कि मैं ऑन कैमरा बता नहीं सकता हूं। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन खड़ा था, चलिए बताइए। अब बहुत चिल्ला, नहीं आप तो अभी बोल रहे असद साहब कुछ नहीं बोले, तो आप क्या बोले अभी? असद साहब कुछ नहीं बोला, बोले ना भाई। नहीं ना। मैं बोल रहा हूं जब एक मुस्लिम सांसद को काट के फेंक दिया ही है धर्म के आड़ पे, दंगा के आड़ पे, उस वक्त ममता बनर्जी मोदी के साथ खड़ी थी। और आप सवाल पूछ रहे हो वैसे साहब अभिषेक बनर्जी को नहीं बोल रहे। अरे भाई तो अटल बिहारी किसका साथ काम कर रहा था? हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं, जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की निर्मम हत्या हो जाती है और तृणमूल कांग्रेस की सरकार एनडीए अलायंस के साथ खड़ी होती है, 2004 में ममता बनर्जी ने क्या कहा था कि एनडीए के हम अलाई है, बीजेपी हमारी अलाई है, हम कुछ उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। तो एक सांसद की वहां मौत हो गई, ममता बनर्जी चुप, और वो बीजेपी सरकार के साथ खड़ी थी। और आप असद साहब के ऊपर सवाल कर रहे हैं भाई, असद साहब का बंगाल के सीएम है क्या? और अगर वो कुछ बोल भी दे तो क्या होता है? देखिए देश का पीएम का एक मर्यादा होता है। उनको तो आज नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मोदी जी को अगर हम क्रिटिसाइज करते हैं ना, जैसा हम बोलते हैं भाई देश सही नहीं चल रहा, महंगाई है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, लोगों में बेरोजगारी, इसको बोलते क्रिटिसाइज। लेकिन अगर हमारे देश का रहने वाला हो या देश का बाहर कोई हो, अगर मोदी जी को गाली देगा ना तो हमें उसको कंडेम करना पड़ेगा। अगर मोदी जी के जान पे खतरा होगा तो हमें कंडेम करना पड़ेगा, बिकॉज ही इज अ पीएम। वो प्राइम मिनिस्टर है, भारत के 140 करोड़ लोगों के वो पीएम है। ये जाहिलियत से हमें बाहर आना पड़ेगा। जैसे आज बंगाल का सीएम है शुभेंदु अधिकारी, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, गाली नहीं दे सकते हैं, तो आप किसी चीज को मिलाइए मत। तो मोदी जी के ऊपर अगर कोई खतरा मंडरा है तो चूंकि वो देश के पीएम थे, वो देश का चेहरा है, तो उन पर बोलना जरूरी है। अभिषेक बनर्जी का मामला उतना बड़ा नहीं लगा तो नहीं बोले। हाँ, ये मामला अगर बहुत बढ़ेगा, हो सकता है उनको इंसाफ की उम्मीद नहीं थी, अभिषेक बनर्जी बोलेंगे मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, वैसी जी बोलिए, तो वैसे जी उनका मुकदमा भी लड़ लेंगे। और कुछ मोदी जी दुनिया भर में घूम रहे, भारत का नाम रोशन कर रहे, मगर पेट्रोल 113 रुपए बंगाल में। देखिए इस मामले में बहुत क्लियर स्पष्ट बता दूं, वालेकुम सलाम भाई, बहुत क्लियर बात यह है कि पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो, 500 लीटर हो या 1000 रुपए लीटर हो, मोदी के जो समर्थक है ना बॉस, जिनको आप लोग अंधभक्त बोलते हैं, वो मोदी जी को छोड़ने वाले नहीं। मैं भारतीय मुसलमान हूँ, मैं कितना भी क्रिटिसाइज कर लूँ, ना बीजेपी को घंटा फर्क पड़ेगा ना सरकार को घंटा फर्क पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम जब तक उनके वोटर को नहीं होती है तो क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब नहीं। मैं कहता हूं पेट्रोल महंगा है और मोदी जी महंगा दे रहे हैं, लोग अगर भरवाने को तैयार है, मैं क्या कर सकता हूं भाई? देश का मुसलमान उमूमन तौर पर कहा जाता 25 करोड़ है, वो सरकार उखाड़ के फेंकने के लिए काफी नहीं। देश का हिंदू समाज ही डिसाइड करता है कौन पीएम बनेगा, कौन सीएम बनेगा, कौन मंत्री बनेगा। अगर देश का हिंदू इससे परेशान है तो फर्क पड़ेगा, अगर परेशान नहीं है तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा भाई। जो बात मैं आपको बता रहा हूं वो कोई नेता नहीं बताएगा, पर यही इस देश का सच है जो आम नेता आपको नहीं बताना चाहते हैं। फिर भी अगर लॉजिक की बात किया जाए, अगर हमारा देश ईरान के साथ खड़ा होता, चूंकि देखिए हमें कई जगह फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, हमें सऊदी की भी ज़रूरत है, ईरान की भी ज़रूरत है, हाँ इजराइल की ज़रूरत नहीं है, हमें वहाँ फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत नहीं है। तो जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो उस वक्त एटलीस्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी जी को, आयतुल्लाह खामनेई साहब की जो निर्मम हत्या कर दी गई उसका उनको विरोध करना चाहिए था। उनको बोलना चाहिए था कि यह हत्या गलत है, यह इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन है। इसलिए नहीं बोलना था क्योंकि ईरान मुस्लिम देश है, मैं मुसलमान, आप मुसलमान, सब मुसलमान, हम लोग ईरान के साथ इसलिए थोड़ी खड़े क्योंकि ईरान मुस्लिम देश है। ईरान के साथ हम लोग इसलिए खड़े क्योंकि देश को ईरान की जरूरत है। हमारे लिए क्या जरूरी है? कोई हमारे लिए देश की महानता जरूरी है। कोई देश से अगर हमारे देश को फायदा है तो भारत के 140 करोड़ लोग उस देश के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। इजराइल से हमें कोई फायदा नहीं है। इजराइल जो हथियार देता है वो हमारे देश के लोग बना सकते हैं, सरकार जबरदस्ती खरीद रही है, पर क्या सरकार इस देश में तेल बनाया जा सकता? नहीं बनाया जा सकता है। तो हमें ईरान से तेल चाहिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वहां से हमें व्यापार करना है। तो ईरान के साथ खड़ा होना देशभक्ति का प्रमाण है, पर अनफॉर्चुनेट जिस तरीके से खड़ा होना चाहिए था मोदी जी खड़े नहीं हुए, इसीलिए आज तेल के दाम बढ़ रहे हैं। और मैं ये भी कहता हूं कि सरकार ने तो कहा है कि तेल की सप्लाई में कोई रोक नहीं है, फिर भी तेल के दाम बढ़ गए। क्यों? क्योंकि सरकार कॉन्फिडेंट में है कि जब तक भक्त है तब तक मोदी जी है। वो कह रहे थे मिलोनी के साथ मिलोडी खा रहे हैं, आप बोले कि बाहर मत घूमिए। ये देखिए एक कंट्री की वो पीएम है, खा रहे ना मोदी। अरे भाई मोदी जी मेलोडी खाए, साथ में घूमे, कुछ भी करे, हम क्या कर सकते हैं? अब मैं ये सवाल पूछ सकता हूँ कि मोदी जी जितना विदेशी दौरा कर रहे हैं, क्या उससे भारत को फायदा हो रहा कि नहीं हो रहा? और फिर एक बात, अगर इतना सारा देश उन्होंने लगभग मेरा ख्याल में जो रिपोर्ट मेरे पास है 300 से ज़्यादा बार उनका ट्रिप हो चुका है, करोड़ों रुपए खर्च हो चुका है, पर इस देश में जो इन्वेस्टमेंट आना चाहिए था वो नहीं आया है। हो सकता है मेलोडी चॉकलेट दे के बोलते हो कि मैडम थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए भारत में, क्या मालूम, हम क्या देखने जाते क्या? हमको क्या मालूम भाई। मोदी जी, अरे भाई विपक्ष के लोग खाली मोदी जी कहीं भी जाते तो विरोध हो जाता है। विपक्ष जो है ना,
विपक्ष को विधवा विलाप से फुर्सत ही नहीं। हर इलेक्शन में खाली चूड़ी तोड़ते रहते हैं, मोदी जी ईवीएम, मोदी जी ईवीएम। ऐसा नहीं चलता है। मोदी जी को हम कितना भी क्रिटिसाइज कर ले, हम मोदी जी के साथ तो कभी खड़े नहीं होंगे, लेकिन एक ब्रांड है बॉस, उनका अपना एक कम्युनिटी का ब्रांड है। राहुल गांधी को जब तक हिंदू वोट नहीं मिलता, राहुल गांधी कभी मुस्लिम वोट से नहीं जीत सकता है। मुस्लिम जितना टीएमसी में जाएगा, जितना कांग्रेस में जाएगा, जितना सीपीएम में जाएगा, वहां का हिंदू वोट भाग करके बीजेपी में चल जाएगा। तो मुसलमानों, इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी को छोड़ो। तुम जब कांग्रेस को छोड़ोगे तब हिंदू कांग्रेस में आएगा, तुम जब सीपीएम को छोड़ोगे तब हिंदू सीपीएम में आएगा, तुम जब आरजेडी जेडीयू को छोड़ोगे तब हिंदू सीपीएम और आरजेडी जेडीयू में आएगा। तुम अगर इनमें सटा रहोगे तो फिर ये भी पार्टी बर्बाद होगी, तुम भी बर्बाद होगे। छोड़ो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। तुमसे लोग दर्री बिछवाते हैं, तुमको लोग स्टेज में नहीं चढ़ने देते हैं। दूसरे पार्टियों में तुम खीरा, एमआईएम में तुम हीरा। तुम डिसाइड कर लो खीरा बनना कि हीरा बनना। पश्चिम बंगाल में जैसे अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला हुआ, लगातार लोगों ने अपने अपने तौर पर इस पर जो है कड़ी निंदा की है और तमाम तरीके से जो है लोग बयान दे रहे हैं कि यह गलत हुआ। अभिषेक बनर्जी को लेकर जिस तरह से पूरे देश पर माहौल है, उस पर अलग अलग तरीके से बयान आ रहे थे। आप क्या सोचते हैं, बताइएगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट।